नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मौर्य काल के द्वितीय शासक के बारे में, जिनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इनका टाइमिंग माना जाता है 298 से 274 या 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार का नाम जो है वो बिंदुसार इसलिए क्योंकि इनके माथे पर एक बिंदु था और उसकी वजह से इन्हें बिंदुसार कहा गया। और इनका नाम विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग प्राप्त होता है, अर्थात अनेक नाम इनके मिलते हैं, परंतु मूल नाम जो था वो बिंदुसार ही था। कौन कौन से नाम मिलते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूनानी ग्रंथों को यदि हम देखें तो यहाँ पर इन्हें अमित्रोचेटस कहा गया। अमित्रोचेटस कहा गया। इसी तरह से पतंजलि की रचना महाभाष्य की बात करें तो यहाँ पर अमित्र घात कहा गया। ये मूल रूप से दोनों एक ही है। अमित्र घात का मतलब होता है जो मित्र नहीं है उसे घात करने वाला, अर्थात उसे मारने वाला। तो शत्रुओं को मारने वाला कौन है? तो बिंदुसार है। इसके अलावा जैन ग्रंथों की बात करें तो इन्हें सिंहसेन कहा गया। पुराणों की बात करें तो वायु पुराण में इन्हें भद्रसार कहा गया और अन्य पुराणों में इन्हें वारीसार कहा गया। तो ये कुछ नाम हैं जो बिंदुसार के बारे में आमतौर पर पूछे जाते हैं। और यहाँ मैं डिस्कस में आपको बता दूं कि हमने कहा था कि मौर्य काल की मुख्य जानकारी हमें विष्णु पुराण से प्राप्त होती है। वायु पुराण से हमें गुप्त काल की जानकारियाँ ज़्यादा प्राप्त होती हैं, पर यहाँ ये वायु पुराण में भी इनका नाम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंस कर लेंगे आप लोग। और बिंदुसार के बारे में ये कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा के पुत्र थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये हेलना या कार्नेलिया के पुत्र थे, परंतु अंतिम रूप से ये मत ज़्यादा सिद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा के पुत्र थे। अब जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य योग्य हैं, उतनी योग्यता शायद बिंदुसार में नहीं है। हालांकि उनके पास भी चाणक्य जैसा प्रधानमंत्री है, पर यह माना जाता है कि चाणक्य इनके पूरे शासनकाल में शायद प्रधानमंत्री नहीं रहे। बिंदुसार के समय में ऐसी स्थितियां आई जहां पर तक्षशिला में जन विद्रोह हुआ। तक्षशिला में जन विद्रोह हुआ और तक्षशिला कहाँ है हम लोग जानते हैं, मैप में हम बात कर चुके हैं इस बारे में। पाकिस्तान के एक क्षेत्र में यहाँ जो तक्षशिला है, इस तक्षशिला के क्षेत्र में जन विद्रोह हुआ। और जन विद्रोह का मतलब क्या है कि लोगों ने विद्रोह कर दिया शासक के खिलाफ। और यहाँ पर दो विद्रोहों का जिक्र मिलता है। दिव्यावदान से हमें विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और दो विद्रोह हुए ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। पहला विद्रोह जब हुआ तो वहाँ पर सुसीम, जो बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था, सुसीम, वो वहाँ पर राज्यपाल की भूमिका में था, परंतु वो इसे दमित नहीं कर पाया, अर्थात जन विद्रोह का दमन वो सही तरीके से नहीं कर पाया। और ऐसी स्थिति में बुलाया गया किसे? तो अशोक को। तो पहले जन विद्रोह का दमन किसने किया? किसे बुलाया गया? अशोक को बुलाया गया। और आपको बता दें कि सुसीम तो तक्षशिला के राज्यपाल थे और अशोक इस समय उज्जैन या अवंती क्षेत्र के राज्यपाल थे। तो यहाँ से अशोक को बुलाया गया और इन्होंने तक्षशिला के पहले जन विद्रोह का दमन कर दिया। माना जाता है कि एक और जन विद्रोह इनके खिलाफ हुआ और उसका दमन किसने किया? तो वो सुसीम ने किया। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि सुसीम जो है वो बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, इसके अलावा बिंदुसार के धर्म के बारे में मतभेद की स्थिति है। कुछ ग्रंथों से तो हमें ये लगता है कि ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हैं। ब्राह्मण धर्म का मतलब क्या है? हिंदू धर्म के निकट माने जाते हैं ये, क्योंकि श्रीलंका का जो ग्रंथ दीपवंश और महावंश की हमने बात की थी, तो महावंश में ये उल्लेख प्राप्त होता है
कि बिंदुसार जो थे वो 60,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। अब 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का सीधा सा अभिप्राय ये लगाया गया कि ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म से अटैच है। हालांकि इनके आजीवक होने की संभावना ज़्यादा स्वीकार की जाती है, और इसका एक प्रमाण ये भी है कि इनके दरबार में इनके समय में एक मुनि थे पिंगल वत्स, और इन पिंगल वत्स ने ही ये भविष्यवाणी की थी कि बिंदुसार के बाद जो शासक होगा वो अशोक होगा। हम लोग आगे जाकर बात करेंगे कि अशोक ने जो 99 भाइयों की हत्या की या उसके भाइयों के साथ उसका उत्तराधिकार का कोई विवाद रहा, तो वो सारी जानकारी हम समेटेंगे। परंतु आपको ध्यान रखना है, पिंगल वत्स की भविष्यवाणी थी जो आजीवक थे कि अशोक शासक बनेगा, और इन आजीवक के प्रति इनके समर्पण के कारण मुख्य रूप से ये माना जाता है कि बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय से अधिक संबंधित थे। और हम ये जिक्र पहले कर चुके हैं कि आजीवक संप्रदाय जो रहा है वो भाग्यवादी संप्रदाय है। ये भाग्यवादी संप्रदाय है जो भाग्य पर ज़्यादा विश्वास करता है। ठीक है, अब प्रश्न ये कि जब इतने सारे इनके नाम मिलते हैं तो इनका मूल नाम बिंदुसार कहाँ से मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है कि सांची के एक अभिलेख से इनका नाम बिंदुसार प्राप्त होता है। कई बार ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो सांची के अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब बिंदुसार की जो मुख्य विशेषता पर हम डिस्कशन करें वो ये कि इनके वैदेशिक संबंध बहुत प्रभावी रहे हैं। वैदेशिक संबंधों की बात करते हैं, मुख्य रूप से 2 संबंधों का जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। एक तो सीरिया के साथ और दूसरा मिस्र के साथ। देखिए, सीरिया के इनके जो समकालीन शासक थे वो थे एंटीओकस फर्स्ट, और इन्होंने अपना एक राजदूत भेजा डाइमेकस। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी सेल्यूकस का एक राजदूत मेगस्थनीज आया था जिसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। तो सीरिया के शासक एंटीओकस फर्स्ट ने डाइमेकस को भेजा राजदूत के रूप में। और यहाँ पर बताएं, सीरिया के साथ इनके बहुत गहरे अच्छे संबंध रहे हैं एंटीओकस फर्स्ट के साथ, और इनसे 3 चीज़ों की मांग की थी बिंदुसार ने। किन चीज़ों की मांग की थी? तो ध्यान रखें, एक तो मदिरा की मांग की थी, अंगूरी मदिरा की मांग की, सूखी अंजीर की मांग की, और उसके अलावा एक सोफिस्ट या दार्शनिक की मांग की गई। दार्शनिक या सोफिस्ट की मांग की गई, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ये वाला क्षेत्र था यूनान के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर मुख्य रूप से दार्शनिक उस समय उपलब्ध थे। दर्शन का प्रभाव हम बता चुके हैं, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। तो यहाँ से ये 3 चीज़ों की डिमांड की गई। परंतु आपको बताएं, मदिरा और सूखी अंजीर तो भिजवा दी गई, परंतु दार्शनिक भिजवाने से मना कर दिया, क्योंकि जो यूनानी कानून था या सीरिया का जो कानून था उसके अंदर इस चीज़ की अनुमति नहीं थी कि सोफिस्ट को या दार्शनिक को अन्यत्र भेजा जाए। तो ये इस मांग को अस्वीकार करते हुए ये 2 मांगें स्वीकार कर दी गई। पर फिर भी हम कह सकते हैं कि सीरिया के साथ इनके जो संबंध थे वो वास्तव में बहुत प्रभावी थे, बड़े घनिष्ठ थे। इसके अलावा मिस्र की बात करें, मिस्र के साथ इनके संबंध कैसे रहे हैं? तो इनके समय में जो शासक थे उनका नाम था टालमी फिलाडेल्फस सेकंड, और इन्होंने जो अपना राजदूत भेजा उसका नाम था डायोनिसस। ठीक है, तो टालमी फिलाडेल्फस सेकंड ने बिंदुसार के दरबार में डायोनिसस को भेजा, ये जानकारी मिलती है। पर यहाँ एक विवाद है, मैं उसका जिक्र कर लेता हूँ। आपको बता दें, ये तो बिल्कुल फाइनल है कि सीरिया के एंटीओकस फर्स्ट ने डाइमेकस को इन्हीं के समय में भेजा था, परंतु मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस सेकंड ने डायोनिसस को जो भेजा, ये बिंदुसार के समय में भेजा या अशोक के समय में भेजा, इन दोनों मतों में अभी भी संदेह की स्थिति है। तो अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, तो हम अशोक में जाकर इस बात को नहीं करेंगे, पर आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन कौन से राजदूत मौर्य काल में बिंदुसार और अशोक के समय में आए। ठीक है, तो आपको याद ऐसे रखना है कि एंटीओकस, डाइमेकस।
तो इनको तो कस कस के याद कर लेंगे आप लोग कि एंटीयोकस ने किसको भेजा, तो डाइमेकस को भेजा, और दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको, टालमी फिलाडेल्फस सेकेंड ने डायोनिसस को भेजा। तो इस तरह से ये राजदूत आए और वैदेशिक संबंधों का जहाँ हवाला दिया जाता है तो वहाँ पर बिंदुसार की एक मुख्य स्थिति स्वीकार कर ली जाती है। तो इस तरह से बिंदुसार एक ऐसा शासक है जिसने वैदेशिक संबंधों को महत्व दिया और शासन प्रशासन में उसकी विजयों का भी उल्लेख प्राप्त होता है, परंतु ये जन विद्रोह जो है ये कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि ये कहीं चंद्रगुप्त मौर्य जितने योग्य संभवतः नहीं रहे हैं और ये विवाद का विषय हो सकता है, चिंता का विषय रह सकता है, और आगे जब अशोक आते हैं तो उस सारी स्थिति को वो फिर से संभाल लेते हैं। हालांकि बहुत बड़ा मौर्य साम्राज्य था, विद्रोह होना कोई बहुत विशेष बात नहीं है, विद्रोह होते हैं, आज भी होते हैं, पर फिर भी बिंदुसार को अपेक्षाकृत कम योग्य माना जाता है। बिंदुसार के बारे में एक और तथ्य की बात कर लेते हैं। इनकी जो मंत्री परिषद थी, इनकी मंत्री परिषद को सबसे बड़ी मंत्री परिषद माना गया है। मौर्य काल की सबसे, या प्राचीन भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी, तो वो बिंदुसार की थी। और आपको बताएं यहाँ पर 500 लोग इस मंत्री परिषद में शामिल होते थे और इनका जो प्रमुख था उसका नाम था खल्लाटक। इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख था उसका नाम खल्लाटक प्राप्त होता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी, तो वो बिंदुसार की थी। और ये जानकारी भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये दिव्यावदान से प्राप्त होती है। ठीक है। अब बिंदुसार ने बहुत सारे विवाह किए, उनके बहुत सारे पुत्र थे, जिसमें मैंने कहा कि सुसीम सबसे बड़ा था, परंतु परिस्थितियां ये रही कि अशोक शासक बने और इनके बाद उत्तराधिकार का एक विवाद भी निश्चित रूप से हुआ, जिसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो वो हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में कि किस तरह का विवाद था उत्तराधिकार के संबंध में, किस तरह के मत हमें प्राप्त होते हैं और किस तरह से अशोक को 99 भाइयों का हत्यारा स्वीकार किया जाता है। तो वो सारी बातचीत हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि अलग अलग शासक के लिए हम अलग अलग क्लास को ले सकें। ठीक है। तो ये बिंदुसार और 274 या 73 तक इनका शासन स्वीकार किया जाता है। चलिए, बहुत सारा धन्यवाद। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से।